सुबह सवेरे भागती दौड़ती दोनों एनाटॉमी लैब पहुंच गई। पहला ही दिन था, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। सभी विद्यार्थी आपस में एक दूसरे का परिचय पाते रहे। तभी कहीं पीछे से एक आवाज आई, गांव वालों तैयार रहना, गब्बर की सेना कभी भी हमला बोल सकती है। रंगोली ने पीछे मुड़कर आवाज को पहचानने की कोशिश शुरू की ही थी कि धड़धड़ाते हुए 10-12 लड़कों का एक जत्था लैब में घुसता चला आया। आते ही उन्होंने मुख्य दरवाजे को बंद किया और क्लास के सामने खड़े हो गए। झनक ने रंगोली का हाथ खींच उसे नीचे देखने को कहा और खुद भी सर झुकाकर खड़ी हो गई। थर्ड बटन हो जा रंगोली, यमदूतों की टोली आ गई है। ये करंट सीनियर्स सर लोग हैं। हम इन्हें नहीं देख सकते, लेकिन ये लोग अपनी आंखों से ही हमारा एक्सरे स्कैन सब कर लेंगे। धीमे से फुसफुसाकर झनक ने रंगोली के कान में कहा और वो दोनों भी बाकियों की तरह थर्ड बटन हो गई। ओ हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? सेकंड रो में लेफ्ट से थर्ड। सब धीरे से इधर उधर देखने लगे, पर झुके सरों में देखना मुश्किल था। तभी रंगोली को पीठ पर किसी ने पेन चुभवाई और धीमी सी आवाज आई, तुम्हें ही बोल रहे हैं, जाओ आगे। रंगोली अपनी जगह से थोड़ा आगे बढ़ गई। इनके पीछे वाले सर आप भी आइए। उसी पेन वाले लड़के को जिसने रंगोली को आगे भेजा था भी बुला लिया गया। एक एक कर 5-6 लोगों, जिनमें झनक भी शामिल थी, को चुनकर सीनियर्स अपने साथ बाहर ले गए। चलो बेटा, एक एक कर अपना इंट्रो दो। सबके अपना परिचय देने के बाद सीनियर्स अपनी मस्ती में चले आए। मेडिकल कॉलेज गेट के ठीक बाहर बड़ा सा गार्डन था, वहीं सबने महफिल जमाई थी। कुछ सीनियर्स किनारे बनी रेलिंग पर पैर लटकाए बैठे थे, तो कुछ जूनियर्स के चारों ओर घूम घूम कर उन्हें घूरते हुए गाना गवा रहे थे। अब सुनो, जिसको गाना सुनाना है तनिक 4 कदम यहाँ सामने आ जाओ। रंगोली को छोड़कर बाकी सारे 4 कदम पीछे सरक गए, पर रंगोली को चुपचाप अपनी जगह खड़ा देख वही लड़का वापस 4 कदम आगे बढ़ गया। क्या बात है फूजे, पहले ही दिन सेटिंग, जय हो। अब बेटा सामने आ ही गए हो तो हमारी शान में जरा कुछ सुना दो। सर गाना सुनाओ? हाँ बेटा, गाना ही अच्छा लगेगा। अब मेरे ऊपर निबंध सुनाएगा तो ये लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे ना। चल शुरू हो जा, पर होना मेरे लिए चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद उसने गाना शुरू कर दिया। बस बस बेटा, गजब खुश कर दिया तुमने तो, आज माहौल बना दिए यार। अब तो एकदम रोमांटिक मूड बन गया है। अब कुछ यहाँ शादी ब्याह हो जाए बस। पिंक सूट वाली मैडम, जरा अब आप आगे आइए। घबराती हुई रंगोली 2 कदम आगे बढ़ गई। यहाँ जो लड़का पसंद आ रहा है उसे आपको शादी के लिए प्रपोज करना है। अगर तुम्हारे कहने पर उसने पलट कर ये कह दिया कि वो तुमसे शादी के लिए तैयार है, तो मैं अभिराज सिंह, तुम्हारा करंट सीनियर, शपथ लेता हूँ कि पूरा साल तुम्हारी रैगिंग नहीं करूँगा। खुशी से रंगोली के चेहरे पर मुस्कान चली आई, पर उसे झनक ने बताया था कि सीनियर्स के सामने बत्तीसी किसी हाल में मत दिखाना, वरना कमीने कहर तोड़ने से बाज नहीं आएंगे। अपनी खुशी अपने अंदर संभालती रंगोली ने हाँ में सर हिला दिया। तो वेट किसका है? जस्ट गो एंड प्रपोज योर ड्रीम बॉय। काहे का ड्रीम बॉय? रंगोली को तो बस ये रोज रोज के तमाशे से छुटकारे का रास्ता मिल गया था। उसने धीमे से नजरें उठाई। उनसे जरा दूर लड़कों का एक झुंड खड़ा था, वो उसी तरफ तेजी से बढ़ गई। ग्रे शर्ट पहने उस लड़के की न रंगोली ने कभी पहले शक्ल देखी थी, न उस लड़के ने रंगोली को देखा था। उसे एक झटके से अपनी तरफ घुमाकर जो दिमाग में आया उल्टा पुल्टा बोलकर वो वापस भाग गई। उस लड़के ने भी वही जवाब दे दिया था जो रंगोली को चाहिए था। वो वापस भागती सी अपने ग्रुप के पास पहुंच गई। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम सो इम्प्रेस्ड डॉक। क्या नाम बताया था अपना? सर रंगोली तिवारी जी। ओके, गुड लक। आज के लिए बहुत हो गया, अब निकलो सबके सब, वरना फिजियो की पहली क्लास मिस हो जाएगी। लीला पांडे के कहर से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सीनियर्स की आज्ञा मिलते ही सारे जूनियर अंदर की तरफ भाग चले। वही क्लास जो सुबह रंगोली को बड़ी मनहूस लगी थी, अब सुकून और शांति का ठिकाना लग रही थी।
क्लास में पहुंचते ही अपनी बेंच पर बैठते ही उसने राहत की सांस ली कि अचानक उसे वो पेन वाला लड़का याद आ गया। कौन था वो बेचारा जो पहले दिन ही मदद के चक्कर में खुद फंस गया। उसने अपने पीछे मुड़कर देखा। कोई एक लड़का नहीं, पीछे बंदरों सी पूरी फौज थी। सीनियर्स के सामने विनम्रता और शिष्टाचार की मूर्ति बने खड़े लड़के अब अपने असली रंग में उन्हीं सीनियर्स को गालियों से नवाजते उनके नए नए नाम रख रहे थे। उन्हें देखती मुस्कुराती रंगोली सामने मुड़ गई। कल झनक से पूछ लूंगी सोच रही थी कि झनक उसके पास आकर खड़ी हो गई। चल फिजियोलॉजी लैब में चलना है अब। हाँ, मैं सर हिलाती रंगोली झनक के साथ बाकी क्लास के पीछे लैब की तरफ बढ़ गई। इंजीनियरिंग कैंपस में भी नई नई चिड़िया चहक रही थीं, वहीं कुछ कौवे भी फुदक रहे थे। एक तरफ एक छोटा सा गार्डन बना था जहाँ एक बड़े से बरगद के पेड़ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यहाँ रैगिंग करना सख्त मना है। उसी पेड़ के नीचे बैठे कुछ लड़कों ने उधर से गुजरते कुछ कौवों यानी कुछ नए लड़कों को आवाज देकर बुला लिया। फर्स्ट ईयर? यस सर। बेटा पहले दिन ही जीन्स और ये क्या बाल बना रखे हैं, खुद को नागराज समझते हो? नो सर। तो ये जो बालों का फुग्गा दिख रहा है ना, कल कटवा के आना, समझे? कल गंगाधर, विद्याधर, मायाधर, ओंकारनाथ शास्त्री बन के आ जाना, समझे? ये सारे लोग जैसा बनकर आना है सर। अबे शक्तिमान नहीं देखे क्या बे? हो सकता है तुम्हारे पैदा होने के पहले का सीरियल हो। अबे गूगल कर लेना। और सुनो, आज रात 8 बजे हॉस्टल नंबर 5 में आ जाना। चलो उठो अब। वो लड़के जान बचाकर भाग खड़े हुए। उन्हें यूं भागते देख सभी सीनियर्स में हंसी की लहर दौड़ गई। तभी उस लड़की के प्रपोजल से हैरान परेशान अभिमन्यु वहां चला आया। अभिमन्यु के साथ उसका दोस्त अधीर शर्मा भी था। दोनों बातें करते गार्डन में पहुंच गए। काहे इतना सोच विचार रहे हो भाई? अभी कोई नई चिड़ैया होगी आर्ट या कॉमर्स वाली बेचारी रैगिंग की शिकार। हाँ होगी तो रैगिंग की शिकार ही, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि उसने इतने लड़कों में मुझे ही प्रपोज किया। अबे ओए, तू कोई जॉन इब्राहिम नहीं है, समझा? जो सामने पड़ गया उसे प्रपोज करती चलती बनी। अब इतना मत सोच, भूल जा उसे। हाँ यार, मैं कौन सा सीरियस हूँ, बस ये पता चल जाए कि बंदी है किस फैकल्टी की। वैसे शक्ल सूरत से इतनी खूबसूरत थी, पक्का आर्ट्स वाली होगी, है ना? कॉमर्स या साइंस ग्रेजुएट भी हो सकती है। सभी सुंदर लड़कियां आर्ट्स ही लें ये जरूरी तो नहीं। हाँ यार, वैसे भी एससी में भी अच्छी लड़कियां आती हैं। एक हमारे हिस्से ही दुनिया भर की शशिकला और टुनटुन पता नहीं क्यों आती हैं। पता नहीं ये मैथ्स वाली लड़कियां इतना पढ़ती क्यों है कि अपने थोबड़े का भूगोल ही गड़बड़ा देती हैं। मैथ्स बिना पढ़े निकलता भी तो नहीं है भाई। अब हर कोई तेरे जैसा अनाप शनाप दिमाग में तो नहीं पाए बैठा है ना। हाँ, बात में तो दम है तेरी। वैसे तुझे वो पिछले साल की बीएससी वाली याद है? कौन, रूही? जिसके चक्कर में तू उसके बॉयफ्रेंड से पिटने वाला था? अबे मैं नहीं पिटने वाला था, उल्टा उस साले को मैं पीट देता, लेकिन रूही का चेहरा देखकर छोड़ दिया। अब यार, जब मैं उसके चक्कर लग रहा था तब वो कमबख्त भी तो फुल लाइन देती थी। मुझे क्या पता था मजे ले रही थी। अपने बॉयफ्रेंड की ताकत नापने का ये कौन सा तरीका है भाई? पहले खुद लाइन दो और फिर बॉयफ्रेंड से पिटवा दो। अधीर का हंस हंस कर बुरा हाल था। और वो याद है तुझे, क्या नाम था? भाषा। क्या स्मार्ट लड़की थी यार वो, मैथ्स ऑनर्स कर रही थी ना। भाषा नाम सुनते ही अभिमन्यु के चेहरे पर चौड़ी सी मुस्कान चली आई। कैसे भूल सकता हूँ यार, इतनी टैलेंटेड बंदी सच आज तक नहीं देखा। अब कैंटीन में जब मैं उसे देखता तो वो भी मुझे देख मुस्कुरा देती। मुझे लगा पट गई है। फिर धीरे धीरे मुझसे ज्यादा तो वो ही मुझे ताड़ने लगी थी। हाँ, और फिर आया वो मनहूस दिन। अधीर अभिमन्यु की बात आगे बढ़ाता हंसने लगा। अबे कैंटीन में राखी लेकर कौन आता है यार? हाँ, सारे बवाल तेरे ही हिस्से लिखे हैं। तुझे उसकी आंखों में ममता नजर नहीं आई थी जो लाइन मार रहा था? साले वो तुझ में अपना गुमशुदा भाई देखा करती थी, और तू? अब मैं क्या करूँ यार, इतनी प्यारी सी लड़की अगर मुझ में अपना भाई देखेगी तो फिर जिंदगी ही खत्म अपनी।
अच्छा हाँ, इसी बात से याद आया, आज भाषा की सहेली धरा छुट्टियों के बाद वापस आ रही है, उसे लेने स्टेशन जाना है मुझे। हाँ, अब बहन बन गई है तो पूरी शिद्दत से भाई धर्म निभा तू। कब जाना है तुझे स्टेशन? अकेली आ रही है क्या? रात में ट्रेन है उसकी, अकेली ही होगी तभी तो भाषा ने स्पेशली फोन करके कहा कि स्टेशन लेने चले जाना, और ये नहीं कहा कि अपनी आदत से मजबूर लाइन मत मारना शुरू कर देना। अभिमन्यु नीचे सर किए हंसता अपने बालों पर हाथ फिराता रहा। और अब भूल जा सुबह वाली को, चल लाइब्रेरी चलते हैं। अबे यार, सुबह वाली लड़की मेडिको भी तो हो सकती है। तौबा तौबा, ऐसी नाजुक लड़की डॉक्टर नहीं बन सकती यार। डॉक्टर लड़कियां ना अजीब चिपकली होती हैं, पढ़ पढ़ कर इनके चेहरे सड़ जाते हैं। आंखों के नीचे काले घेरे और उस पर मोटा सा चश्मा लगाने वाली लड़कियां, डेड बॉडीज को चीरती फाड़ती लड़कियां, उफ, मुझे तो इनमें चुड़ैल नजर आती है। दुनिया में आखिरी लड़की भी बची होगी ना, तब भी डॉक्टर से कभी प्यार नहीं करूंगा। वैसे लड़कियों के मामले में तूने तो अभूतपूर्व ज्ञान कमाया है, उसे देखकर समझ सकता हूँ तू सही ही कह रहा होगा। दर्जन भर तो तेरी सिर्फ ए अल्फाबेट से दोस्ती रही होंगी। अवनी, अनामिका, अनिका, आंचल, आरुषि, अनन्या, अपूर्विनी और क्या थी वो चैताली मिताली, हे भगवान। बस करो यार, जलो मत, तुम बराबरी करो, समझे? दोनों बातें करते आगे बढ़ रहे थे कि सामने से एक हैरान परेशान लड़का चला आया। अरे ज्ञानी भैया, क्या हुआ? बड़े टेंशन आई घूम रहे हो? यार अभिमन्यु, सेमेस्टर शुरू हुआ नहीं कि ये प्रोफेसर की किचकिच शुरू हो जाती है। अब क्या जुल्म हो गया गुरु? अब क्या बताएं यार, पिछले सेमेस्टर का बकाया मांग रहे हैं सर। ओहो, जे बात, चलिए लाइब्रेरी में चलिए, कोई उपाय निकालते हैं ज्ञानी जी। ज्ञानी जी का असली नाम हर्षवर्धन गेरा है। दिल्ली के रहने वाले हर्षवर्धन के पापा का रेस्टोरेंट है, लेकिन वो अपने लड़के को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना चाहते हैं। बड़े घिस तिस कर हर्षवर्धन को इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचाया गया था। इनके बारे में किंवदंती ये है कि मैनेजमेंट कोटा के आवश्यक मिनिमम मार्क्स भी ये नहीं ला पाए थे। मैनेजमेंट कोटा की मोटी धनराशि पर अपने रेस्टोरेंट की काजू कतली की रूप हली पत्री चिपका कर ही इन्हें इनके पिता ने पार लगवाया था। पहले जैसे इनके रहने से इनका स्कूल धन्य हुआ पड़ता था, अब कॉलेज का वही माहौल था। यह कहने को तो 5वें सेमेस्टर में पहुंच चुके थे, लेकिन हर एक सेमेस्टर में कोई ना कोई विषय इन्हें मुंह चढ़ाता वहीं खड़ा रह गया था। कहा जाता है इन्होंने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई 2 बार पढ़ी, सेकेंड ईयर की पढ़ाई भी 2 बार पढ़ चुके हैं और अभी 5वें सेमेस्टर में होते हुए भी पिछले सेमेस्टर के विषय लटके पड़े ही हैं। इतनी गहन पढ़ाई के कारण ही इंजीनियरिंग के बच्चों में यह ज्ञानी नाम से सुप्रसिद्ध है। अभिमन्यु का साथ मिलने पर उसने इन्हें रात दिन एक करके पढ़ाया और यह किसी तरह सेमेस्टर की वैतरणी पार कर आगे बढ़ गए, इसलिए यह अभिमन्यु को बहुत माना करते हैं। दिल का साफ अभिमन्यु इन्हें सीनियर्स की तरह आदर भी देता है और एक मित्र की तरह प्रेम भी किया करता है। अभिमन्यु और अधीर के साथ ही ज्ञानी जी भी इनके रूममेट हैं। कुछ प्रोफेसर ज्ञानी जी के 5वें सेमेस्टर में जाने के खिलाफ थे। उनका कहना था कि ज्ञानी जी पहले सारे पुराने सेमेस्टर क्लियर कर लें तभी आगे बढ़े। इसी बात के फसाद पर ज्ञानी जी अभी अभी किसी से उलझकर बाहर चले आ रहे थे, जिन्हें वापस समझा बुझाकर अभिमन्यु ने लाइब्रेरी के लिए मोड़ लिया था। नया सेशन शुरू हुआ था, इसलिए अभिमन्यु को किताबें अलॉट करवाने की जल्दबाजी थी। उसके पास इतने पैसे तो होते नहीं थे कि वो हर एक महंगी किताब खरीद सके, इसलिए सबसे पहले लाइब्रेरी पहुंचकर अपने काम की किताबें अलॉट करके रख लिया करता था। भले पढ़ाई से कोई नाता नहीं था, लेकिन एग्जाम में फेल होना उसके ज़मीर को गवारा नहीं था, इसलिए एग्जाम्स में पास होने के लिए किताबें और नोट्स उसके पास होना बहुत ज़रूरी हुआ करता था। सीनियर्स भी इस मैजिक माइंड लड़के से प्रभावित थे, इसलिए अपने सबसे ज़रूरी नोट्स संभाल कर रखते और सेमेस्टर क्लियर होते ही अपनी वसीयत अभिमन्यु के नाम कर दिया गया। वहाँ पहुँचे वह लोग किताबें अलॉट करवा ही रहे थे कि उन लोगों के भी सुपर सीनियर 5-6 के ग्रुप में वहाँ चले आए। उन सभी को हैरान परेशान देख अभिमन्यु और अधीर एक दूसरे को देखने लगे। यह सभी ज्ञानी के साथ ही इस कॉलेज को ज्वाइन किए हुए थे,
इसलिए सभी ज्ञानी को अच्छे से जानते थे। वो लोग ज्ञानी और अभिमन्यु के पास ही चले आए। उन्हीं में से एक थे सीपी भाई। सीपी भाई का पूरा नाम था चंद्र प्रताप सुबोधन। ज्ञानी जी के साथ ही इन्होंने भी कॉलेज में कदम रखा था। पर जहाँ सीपी भाई सारे जहान के जोड़ घटाव गुणा भाग कर कैसे भी करके पास होते चले गए, ज्ञानी जी वहीं उसी सेमेस्टर में रहकर अपना ज्ञान सिंचित करते रहे। सीपी ने अपने साथ रखा एक पर्चा अभिमन्यु की तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है सीपी सर? ध्यान से देख ले, पढ़ ले। अभिमन्यु उस पर्चे को ध्यान से देखने लगा और उन लड़कों में से एक लड़का उस पर्चे के बारे में बताने लगा। यार अब हद होने लगी है। ठीक है, माया नगरी एक पूरी यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी भी फैकल्टी का कोई भी बंदा कहीं भी घुस जाएगा। हमारे इंजीनियरिंग कैंपस में कुल जमा 3 कैंटीन है कि नहीं? ये राजा युवराज सिंह आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एकेडमी वाले लड़के जब देखो तब हमारी कैंपस की कैंटीन में चले आते हैं। एक तो साला उनमें विधायक का लड़का है, अपनी जीप में धूल उड़ाता फिरता सारा वक्त अपनी यूनिवर्सिटी में सवार रहता है, अपने चेलों से घिरा को पता नहीं कहाँ का राजा समझता। माया नगरी में पढ़ रहा है तो उसे लगता है कि वह खुद भी राजा अजातशत्रु बन गया है। अरे ऐसे कोई थोड़ी अजातशत्रु बन सकता है। पता नहीं लीचड़ आदमी खुद को क्या समझता है। जब देखो तब हमारी कैंटीन में चलाएगा और हमारे कैंपस की लड़कियों को छेड़ता रहेगा। इसी सब के लिए ये पेपर लिखा गया है। इस पेपर को हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन के पास देने वाले हैं। इसमें ये लिखा है कि जो जिस फैकल्टी का स्टूडेंट है उसी कैंपस में रहे और उसे किसी और कैंपस में घुसने की मनाही कर दी जाए। हमारी ब्रांच के लड़के इसमें साइन कर चुके हैं। अब भी 4 ब्रांच और बची हैं। वहाँ के भी सारे बच्चों को साइन होने के बाद काफ़ी सारे लोग हमारे फेवर में आ जाएंगे। इसके बाद हम अपने कॉलेज के लेक्चरर और प्रोफेसर के साइन लेने के बाद सीधा माया नगरी की सीईओ के पास जाएंगे। सर पता भी है माया नगरी की सीईओ कौन है? हाँ पता है ना। वैसे तो माया नगरी के कर्ता धर्ता राजकुमार विराज सिंह है, लेकिन हम डायरेक्टली उनके पास नहीं पहुंच सकते। ऑफिस मैनेजमेंट देखने के लिए ऑफिस सीईओ के पास ही हमें जाना पड़ेगा। और सीईओ है श्रीमती निर्मा प्रेम सिंह चंदेल। सुनने में आया है थोड़ी स्ट्रिक्ट है मैडम, लेकिन है बहुत अच्छी। यह भी सुना है कि स्टूडेंट्स के भविष्य से वह कभी खिलवाड़ नहीं होने देती। कोई भी परेशानी हो वह दोनों पक्षों को सुनकर समझकर वही निर्णय लेती हैं जिसमें विद्यार्थियों का भला हो। मुझे तो भरोसा है कि वो हमारी बात सुनेंगे और समझेंगे और उस विधायक के लड़के को भी सही मजा चखा देंगे। तो बेटा अभिमन्यु साइन कर दो इसमें। जी सर। सर साइन ही नहीं करेंगे बल्कि मैडम के पास चलेंगे भी। हम जितने ज्यादा लोग जाएंगे उतना ज्यादा असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि हमारे कैंपस में सिर्फ इंजीनियरिंग वाले लड़के लड़कियां ही रहे, ना तो आर्ट्स वाले यहाँ आए और ना ही साइंस वाले, और मेडिकल वाले भूत तो बिल्कुल ही ना आ सके। सबको अपनी अपनी फैकल्टी अपनी ब्रांच दी गई है। सभी के कैंपस सफिशिएंट बड़े हैं। सभी को कैंटीन की सुविधा, लाइब्रेरी की सुविधा दी गई है। फिर क्यों इधर उधर मारे मारे फिरना? सर मैं बिल्कुल आपके साथ चलने को तैयार हूँ। गुड, तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हारे दोस्त भी बहुत सारे हैं, तो सबका साइन ले लेना इसमें, ठीक है? ये पेपर रखो, शाम को हमें दे देना। सर मैं आज शाम तक इसमें 400 लोगों के साइन लेकर आ जाऊंगा, भरोसा रखिए। गुड, तुमसे यही उम्मीद थी। अब हम चलते हैं, बाकी जगह भी जाना है। उन लोगों के वहां से जाते ही ज्ञानी और अधीरता से अभिमन्यु का चेहरा देखने लगे। अभी 400 साइन कहाँ से लेकर आएगा तू? कुछ ज्यादा ही फेंकू नहीं है? कुछ भी कह देता है। अबे सिर्फ साइन लेने के लिए 400 लोगों के पास जाने की क्या जरूरत है? भगवान ने मुझे 2-2 हाथ और 10 उंगलियां दी हैं। इन दोनों हाथों की उंगलियों से ऐसे ऐसे कारनामे करूंगा कि 400 ही नहीं 800 साइन बना लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अबे साले हद फर्जीवाड़ा है तू तो। अपना सारा दिमाग बस इसी सब में झोंक दे। सही से पढ़ लिख लेता ना तो कलेक्टर बन जाता कहीं का। कितना कंफ्यूज है यार तू, और मुझे भी करता है। इंजीनियरिंग करके मैं कलेक्टर काहे बन जाता भला। चल अब चले,
कम से कम 8-10 साइन तो असली वाले ले ले, फिर रात में हॉस्टल रूम में बैठकर बनाते रहना फर्जी सिग्नेचर। कल मैडम से मिलने भी जाना है। अभिमन्यु, अधीर और ज्ञानी कैंटीन की ओर चल पड़े। रंगोली तैयार होकर अपने गांधी झोले में किताबें और नोटबुक डाल रही थी कि झनक भी नहाकर निकल आई। रंगोली, तू तैयार नहीं हुई अब तक? हो गई हूँ, और क्या तैयार होना बाकी है? ओए मैडम, हम फूजी हैं, हमें ये ऊंची सी पोनीटेल, ये चटकीले रंगों के कपड़े और ये स्टाइलिश सी जूतियां अलाउड नहीं है, समझी? ओह, फिर तुझे एडमिशन के समय मेधा रानी ने कुछ बताया नहीं था? अजब डम्बो है यार तू, ये सब तो हमें एडमिशन के साथ ही उसने बता दिया था। अब ये मेधा रानी कौन है? झनक ने अपने माथे पर हाथ मारा और फटाफट अपनी अलमारी से एक जोड़ा यूनिफॉर्म निकालकर रंगोली को थमा दिया। मेधा रानी मैडम कॉलेज में फीस कलेक्शन के बाहर इधर उधर भटकती आत्मा के समान टहलती रहती हैं। सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, हॉस्टल रूम अलॉटमेंट के साथ ही सारे नियम भी फटाफट बता देती हैं। असल में हर साल सेकेंड ईयर की एक लड़की को इस काम के लिए चुना जाता है, जो जूनियर्स को पकड़कर नियम रटवा दे। अब तो पूछेगी नियम क्या है? तो बेबी, पहला तो हमें 2 चोटियां बनानी है, वो भी रेड रिबन लगाकर ऊपर बांधनी है। दूसरा, यूनिफॉर्म में यही नीला कुर्ता और सफेद सलवार पहनना है। चुन्नी 3 पिन करनी है और पैरों में बिना हील्स के हद दर्जे के बोरिंग पंप शूज। ये सिमीज की जलन है बस, क्योंकि हर नई खेप के साथ सीनियर लड़के क्लास में अपने लायक जूनी ढूंढने ही तो आते हैं, इसलिए ये लोग हमें ऐसे नमूना बनवा कर रखते हैं। झनक की बातों के दौरान ही रंगोली भी तैयार हो गई। दोनों फटाफट अपने गांधी झोले टांगे कॉलेज के लिए भाग चले। जल्दी जल्दी कदम बढ़ा, आज सबसे सामने बैठना है एनाटॉमी लैब में। हाँ यार, मुझे भी अच्छे से पढ़ाई करनी है, सामने बैठेंगे तभी तो समझ आएगा। पढ़ाई का कोई चक्कर नहीं है मेरे साथ, वो तो आज मृत्युंजय सर क्लास लेने वाले हैं, उन्हें ताड़ना है, बस इसलिए सामने बैठना है। रंगोली फिर आंखों में सवाल लिए झनक को देखने लगी। झनक रंगोली को देख मुस्कुरा उठी। ऑब्वियसली तुम मृत्युंजय सर को भी नहीं जानती होगी, हाउस सर्जन है अपने यहाँ। क्या डैम हैंडसम बंदा है यार, उफ। और जब कभी ब्लैक शर्ट में आता है ना, कसम से कितनी लड़कियां तो ऐसे ही कत्ल हो जाती होंगी। वो साउथ का हीरो है ना, सुधीर बाबू, वो भी फेल है मृत्युंजय सर के सामने। ये ब्लैक शर्ट का किस्सा सिमिस के मुंह से सुना ही था, अब तक देखने का सौभाग्य नहीं मिला। झनक की बातें सुनती हंसती रंगोली झनक को गहरी आंखों से देखने लगी। बाकियों का तो पता नहीं, तू तो अभी से फ्लैट हो गई लग रहा है। अरे कहाँ यार, सर की तो सेटिंग है पहले से, हम तो बस आंखों को सुकून मिले ऐसी चीजें देखनी चाहिए, इसलिए देख लेते हैं। ओह, तो सर की सेटिंग किससे है? गौरी मैम उस दिन दिखी थी ना हॉस्टल में, वही।